नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मयंक शर्मा आज की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, हम लोग प्रकाश वाले चैप्टर को पूरा कर चुके थे। इसी क्रम में फिजिक्स में ही हम आगे बढ़ते हुए आज नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, जिसका नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। बहुत ही सरल पाठ है, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन यहां से आते हैं और इतना आसान पाठ है कि आप उन नंबरों को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। बस बेसिक कंसेप्ट हमें समझने। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखिएगा, पहले तो मैं बता देता हूं कि मानव नेत्र है क्या। आप अपने आसपास विभिन्न रंग देख पा रहे हैं। इस संसार की खूबसूरती, आपको ये संसार जो है बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत सारे आपको रंग दिखाई देते हैं और साथ ही साथ आप विभिन्न प्रकार की चीजें देख पा रहे हैं। और ये सभी जो संभव है, ये संभव हो रहा है आपके नेत्रों के द्वारा। यदि नेत्र नहीं होते तो आप इन संसार की खूबसूरती को नहीं देख पाते और इतनी सारी चीजें भी आप नहीं देख पाते। आप बहुत सारी घटनाएं देख पा रहे हैं, यह भी किसका कारण है? मानव नेत्र का। यानी नेत्र मनुष्य के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और एक महत्वपूर्ण क्या है? सुग्राही ज्ञानेंद्रिय भी है। सुग्राही का मतलब अच्छे रूप से सूचना ग्रहण करने वाली। तो आपका मानव नेत्र एक सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है जो आपको इस अद्भुत संसार को और इसके रंगों को दिखाने में सहायता करती है। अब आपका जो नेत्र है बच्चों, यह सामान्यतः क्या होता है कि 2.3 सेंटीमीटर 2.3 सेंटीमीटर के एक गोलक में क्या होता है? बंद होता है। आपका जो मानव नेत्र है वह 2.3 सेंटीमीटर व्यास के एक नेत्र गोलक में क्या होता है? बंद होता है। अब हम बात करते हैं नेत्र के विभिन्न भागों की और यह आपका मानव नेत्र का डायग्राम बना हुआ है। इसमें आप जो ये भारी परत देख पा रहे हैं, इस भारी परत को सामान्यतः हम कॉर्निया के नाम से जानते हैं। आपकी यह भारी परत कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहलाती है। तो आपको ये ज्यादा जो उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। एक एक भाग के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। फिलहाल एक बार सुन लीजिएगा कि स्ट्रक्चर में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो यह क्या है? हमारा उत्तल लेंस जैसी आकार का बना हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं? अभिनेत्र लेंस या इसे क्रिस्टलीय लेंस भी कहा जाता है। क्रिस्टलीय लेंस या अभिनेत्र लेंस कुछ मांसपेशियों के द्वारा जकड़ा हुआ रहता है। इन मांसपेशियों को हम किसके नाम से जानते हैं? पक्षमाभी पेशियों के नाम से जानते हैं। क्रिस्टलीय जो लेंस है, यहां पर आप पा रहे हो कि उसके ऊपर एक डायफ्राम रूप की क्या पाई जा रही है? संरचना, जिसे क्या कहा जाता है? पारितारिका या आयरिस कहते हैं। और इसके मध्य में एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे सामान्य क्या कहा जाता है? पुतली कहा जाता है। मैं सभी भागों की डिटेल से चर्चा करूंगा। फिलहाल सिर्फ इतना सा याद रखिएगा कि मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से भाग पाए जा रहे हैं। ये आपका अभिनेत्र लेंस हुआ और ये बाहरी भाग जो है उसे क्या करें? कॉर्निया। इस कॉर्निया और अभिनेत्र लेंस के मध्य में एक द्रव पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? नेत्रोत के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से आप देख रहे हो कि लेंस और रेटिना के मध्य भी एक द्रव पाया जा रहा है, जिसे क्या करें? हम काचा द्रव। ठीक है। अब आंख के पीछे की तरफ एक कोमल झिल्ली पाई जाती है, जिसे आप रेटिना या दृष्टिपटल कहते हो। और यह आपका दृक तंत्रिका या प्रकाश नाड़ी वाला भाग, जो सामान्यतः ऑप्टिकल नर्व भी इसे कहा जाता है, और यह सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। तो यह रही आपकी सामान्य स्ट्रक्चर मानव नेत्र की। अब हम एक एक अंग के बारे में, एक एक इसके भाग के बारे में बात करेंगे और यह प्रत्येक भाग जो है वह इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बन जाता है कि मानव नेत्र का क्या बनाइए? डायग्राम बनाइए, उसका नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा क्वेश्चन जो आता है यहां से,
वह सामान्यतः इसके जो विभिन्न भाग हैं और विभिन्न भागों के जो कार्य हैं वो कार्य आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला हमारा भाग है बच्चों कॉर्निया, या इसे हम क्या कहते हैं, स्वच्छमंडल भी कहते हैं। देखिएगा, इससे पहले कॉर्निया को समझने से पहले आपको एक भाग और समझना होगा जिसका नाम होता है श्वेत पटल, जिसे हम बोलते हैं स्क्लेरा। और समझना क्या होता है आपका यह श्वेत पटल। आप यदि अपनी आंखों को गौर से देखोगे तो आपकी आंखों में यह आपको एक वाइट वाइट सा पदार्थ दिखाई देगा। यह वाइट वाइट सा पदार्थ ही क्या कहलाता है, श्वेत पटल या स्क्लेरा कहलाता है। तो हमारी आंख में एक श्वेत रंग का अपारदर्शी क्या होता है भाग, जो क्या कहलाता है आपका श्वेत पटल या स्क्लेरा कहलाता है। और इस स्क्लेरा जो है यह सामान्यतः यदि आपने देखा होगा तो इस प्रकार की क्या है, इसकी स्ट्रक्चर है। आप अभी आपकी आंख के यदि श्वेत भाग को देखोगे तो आप पाओगे गोर बीच में से ये थोड़ा सा क्या है, उभरा हुआ है। और इस प्रकार से आप कह सकते हो कि बीच में से तो उभरा हुआ और नीचे की तरफ क्या जा रहा है, थोड़ी सी डाउन कंडीशन जा रही है किसकी, श्वेत पटल की। और जो श्वेत पटल है, इस श्वेत पटल के ऊपर की तरफ एक पारदर्शी क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, जिसे सामान्यतः कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहा जाता है। तो क्या डेफिनेशन है बच्चों कॉर्निया की, कि श्वेत पटल के उभरे हुए मध्य भाग पर क्या पाई जाती है, एक कोमल पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है, जिसे कॉर्निया या स्वच्छमंडल के नाम से जाना जाता है। अब कार्य क्या है, पहली बात तो याद रखिएगा, इस कॉर्निया में रक्त वाहिकाओं की क्या होती है, कमी होती है। कॉर्निया हमारी आंख का वह भाग है जिसमें रक्त वाहिकाओं की क्या होगी, कमी। और यह क्या करता है कि डायरेक्ट वायुमंडल से ही ऑक्सीजन को ग्रहण करने का कार्य करता है। तो कॉर्निया को जो ऑक्सीजन मिलती है वो डायरेक्ट कहां से ग्रहण करता है, ये वायुमंडल से। अब करेगा क्या कि जो किसी वस्तु से जो प्रकाश आ रहा है उस आने वाले प्रकाश को, क्योंकि पारदर्शी है, सबसे पहले आने वाला जो प्रकाश है जो कहां प्रवेश कर रहा है, हमारे मानव नेत्र में। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का सर्वप्रथम अपवर्तन कॉर्निया के द्वारा ही होता है। दोबारा बताता हूं, सुन लीजिएगा क्या कहा था मैंने परिभाषा में कॉर्निया या स्वच्छमंडल की में, कि श्वेत पटल जो होता है उस श्वेत पटल के मध्य उभरे हुए भाग पर एक कोमल झिल्लीनुमा जो संरचना पाई जा रही है, इसे ही कहा जाता है कॉर्निया या स्वच्छमंडल। और यह कॉर्निया स्वच्छमंडल जो है इसमें रक्त वाहिकाओं की क्या होती है, कमी, इसलिए यह डायरेक्ट क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, कहां से, वायुमंडल से। और हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का सर्वप्रथम जो अपवर्तन होता है वह इस कॉर्निया के द्वारा ही होता है। अब बच्चों दूसरे वाले भाग की हम बात कर रहे थे, और दूसरे वाला जो भाग है इसका वह है पारितारिका, जिसे आयरिस के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा यह आपकी जो पारितारिका है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, आयरिस भी कह रहे हैं, यह इंपॉर्टेंट भाग है। यदि आप 2023 का पेपर उठाओगे तब भी आप पाओगे कि इस आयरिस से क्वेश्चन आया है, और 24 में भी शायद इसी से क्वेश्चन आया है। तो मानव नेत्र का इंपॉर्टेंट भाग है कक्षा 10 के लिए, और कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। और सुनना होता क्या है, तो यदि आप अपनी आंख को देखोगे तो इसमें आप पहचान नहीं पाओगे ढंग से चीजें क्या है। हमारे मानव नेत्र की बात कर लेते हैं। यदि आप अपनी आंखों को देखोगे तो उभरा हुआ जो भाग है जो आपको दिखाई दे रहा है अपनी आंख के ऊपर, इसके पीछे एक वलयाकार डायफ्राम जैसी आपको ब्लैक ब्लैक से क्या दिखाई दे रही है, संरचना। आपको आपकी आंख में इस प्रकार से गोल सा हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। यह गोल सा हिस्सा ही क्या है, पारितारिका, या क्या कहते हैं इसे हम आयरिस कहते हैं। और कैसा भाग है बच्चों, ये अपारदर्शी भाग होता है। कैसा भाग होता है, अपारदर्शी, जिसका अधिकांश रंग कैसा होता है, काला। दोबारा सुनना मैं क्या कह रहा हूं कि कॉर्निया के पीछे
एक गहरे रंग का पेशी क्या पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है, जिसका अधिकांश भाग कैसा होता है, काला। और यह करता क्या है कि यह पुतली जो होती है, यदि आप अपनी पाई तारिका को गौर से देखोगे, मैंने कहा आपकी आंख में गोल गोल सा जो आपको दिखाई दे रहा है, काला काला सा, वही क्या है, पारी तारिका। यदि आप इस पारी तारिका को गौर से देखोगे तो आपको इस पारी तारिका में छिद्रनुमा संरचना भी दिखाई देगी। इस छिद्रनुमा संरचना को हम सामान्यतः प्यूपिल या पुतली के नाम से जानते हैं। तो इस पुतली का जो आकार है, उस पुतली के आकार को नियंत्रित करने का काम ही कौन करता है, पारी तारिका करती है। और यह क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। एक बार क्वेश्चन आया था कि पारी तारिका का कार्य क्या है, वहां पर आपको ऑप्शन थे 4 और एक ऑप्शन क्या था, पुतली के आकार को नियंत्रित करना। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पुतली के आकार का नियंत्रण किस भाग द्वारा किया जाता है, तो उसका उत्तर क्या आया था आपका, पारी तारिका। तो याद रखिएगा, कॉर्निया के जस्ट पीछे जो ये पाया जा रहा है पेशीय डायफ्राम, इसे क्या कहते हैं, पारी तारिका कहते हैं। ये तो क्या है आपकी आइरिस यानी पारी तारिका। और इसका अधिकांश भाग कैसा होता है, काला। और एक क्या है, एक अपारदर्शी भाग है जो मेनली इंपॉर्टेंट क्या है, इसका कार्य। और कार्य क्या है बच्चों, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, कौन, आपका आइरिस। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत बार आया हुआ है इस कार्य, और कार्य ही आपसे पूछा जाएगा। ये नहीं कहेगा कि पारी तारिका का वर्णन करो। मैं पहले भी कहता हूं, हमेशा आप चीजों को ढंग से समझिए, क्वेश्चन आते कैसे हैं। 10वीं कक्षा के एग्जाम में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपको छोटे मिलने वाले हैं। आपको जब 2 क्वेश्चन छोटे मिलेंगे तो बच्चा क्वेश्चन जो पार्ट है उसमें एक आध दो आप एक क्वेश्चन आपको शायद लघुत्रात्मक मिल जाएगा। अब आप ये लगाइएगा कि 2 क्वेश्चन जो छोटे मिल रहे हैं, उन छोटे क्वेश्चनों के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, चीजें हैं कि पुतली के आकार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, आइरिस के द्वारा। तो इसलिए याद रखिएगा, हमें छोटी चीजें जो हैं उन पर विशेष फोकस करना है। बड़ी बड़ी जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उनमें भी छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं। तो दोबारा सुनना, मैंने क्या कहा एक बार मैं फिर बोल देता हूं। ये आपका कॉर्निया रहा, और इस कॉर्निया के जस्ट पीछे एक पेशी है, गहरे रंग का क्या पाया जा रहा है, डायफ्राम, जिसे पारी तारिका कहा जाता है। इसका अधिकांश भाग कैसा होता है, काला। और ये क्या है, एक अपारदर्शी भाग है। और मैं यदि बात करूं उसके कार्य की जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वह क्या है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, कौन, आपका यह पारी तारिका। अब हम बात करते हैं अगले वाले भाग की, और अगला वाला भाग हमारा क्या है, प्यूपिल। तो चलिए चलते हैं आगे। अगला हमारा भाग है बच्चों प्यूपिल। और देखना प्यूपिल होता क्या है, मैंने आपसे क्या कहा कि आपको जो गोली संरचना दिखाई दे रही है, ये तो क्या है आपका पारी तारिका। अब कभी आप दर्पण के आगे खड़े होइएगा, शीशे के जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, यदि आप गौर से इस ब्लैक वाले हिस्से को दिखाई दोगे तो आपको इसके अंदर एक छोटा सा छिद्रनुमा क्या दिखाई देगी, संरचना। यह छिद्रनुमा संरचना ही प्यूपिल या पुतली कहलाती है। और यह पुतली करती क्या है बच्चों, कि जो वस्तु से प्रकाश आ रहा है उस आने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करती है, कौन, पुतली। तो याद रखना, इसका मैं मुख्य कार्य क्या है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करती है, यह नियंत्रित है। यह इंपॉर्टेंट है पुतली के लिए, इसका कार्य सबसे इंपॉर्टेंट है। वो काम क्या है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन, पुतली। अब बात समझना कैसे, देखो आपने बहुत बार पाया होगा कि जब आप कभी कहा जाते हैं, बहुत धूप वाले स्थान पर बैठे होते हैं, ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जहां पर पर्याप्त मात्रा में क्या है, वस्तुओं को देखने के लिए लाइट है। जैसे मान लीजिए आप धूप में बैठे हुए हैं। अब जैसे ही आप धूप में, यानी आप सामान्यतः सर्दियों में बैठते हैं हम धूप में, वैसे गर्मियों में बैठ सकते हो आप लोग, लेकिन मैं बता रहा हूं नॉर्मली। तो जब आप कभी धूप वाले स्थान से, आप मान लीजिए बहुत देर से बैठे हुए हैं, आप जैसे ही अंदर क्या करते हैं, कमरे में प्रवेश करते हैं, उस कमरे में जैसे आपने क्या किया, आप प्रवेश किया, आप ये पाते हैं आप कुछ समय तक क्या नहीं होता, दिखाई नहीं देता है। 1-2 सेकंड के लिए आपको आंखों के आगे क्या जाता है, अंधेरा आ जाता है।
अब ऐसा क्यों हुआ, ये आप सभी लोगों ने महसूस किया होगा। तो समझना बच्चों, ऐसा क्यों होता है कि सामान्य दो कंडीशन में आपको इसलिए बता रहा हूं। एक तो है डिम लाइट और एक कंडीशन है पर्याप्त लाइट। मैं आपको ये बात समझा रहा हूं कि आखिरकार जब आप किसी स्थान से जहां पर लाइट की पर्याप्त मात्रा है, वहां से यदि आप कम प्रकाश वाली जगह में प्रवेश करते हैं तो आपको कुछ समय के लिए चीजें क्यों दिखाई नहीं देती, उसका हम रीजन जान रहे हैं। और समझिएगा ऐसा काम किसके कारण होता है, पुतली के द्वारा, क्योंकि तो पुतली ही आपका वह भाग है जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो प्यूपिल का कार्य क्या है, पहली बात तो परिभाषा क्या है, दोबारा सुन लेना कि पाई तारिका के मध्य में पाई जाने वाला एक छिद्रनुमा क्या संरचना क्या कहलाती है, प्यूपिल कहलाती है। और इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य क्या है, यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो आइरिस का कार्य क्या था, पुतली के आकार को नियंत्रित करना, और पुतली का कार्य क्या है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, मैंने आपसे ये कहा कि जब कभी आप धूप में बैठे हुए हैं या प्रकाश अच्छे प्रकाश वाली जगह पर बैठे हुए, तो जैसे ही आप किसी कम प्रकाश वाली जगह पर जाते हैं या मान लीजिए आप अंधेरे कमरे में जा रहे हैं, तो कुछ समय के लिए आपको चीजें दिखाई नहीं देती हैं। अंधेरे कमरे में दिन की बात कर रहा हूं, जिससे आपने महसूस किया होगा बहुत बार कि जब आप धूप वाले स्थान से अंदर जाते हैं तो आपको बिना लाइट की चीजें दिखती तो है, लेकिन कुछ समय तक आपके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो क्यों छा रहा है वो सुनना। जब आप बैठे हुए हैं किसमें, पर्याप्त जगह पर जहां प्रकाश है, तो जब आप पर्याप्त जगह पर बैठे हुए होते हैं तो वहां पर आपकी आंख को वस्तु देखने के लिए भी कम प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, तो आपकी आंखों पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। इसलिए पुतली क्या करती है, अपने आकार को छोटा कर लेती है। क्या कर लेती है पुतली, अपने आकार को छोटा। जब पुतली अपने आकार को छोटा कर लेगी तो इसमें प्रवेश करने वाला जो प्रकाश है उसकी मात्रा भी क्या होगी, कम। तो याद रखना, जब आप अधिक प्रकाश वाले स्थान पर बैठे होते हैं तो नेत्र को भी वस्तुएं देखने के लिए सामान्यतः कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए पुतली अपने आकार को छोटा कर लेती है। अब जैसे ही आपने कमरे में प्रवेश किया, बंद कमरे में प्रवेश किया, क्या होगा कि बाहर की तुलना में प्रकाश क्या है वहां पर कम, इसलिए क्या करेगी कि पुतली धीरे धीरे अपने आकार को क्या करेगी, बड़ा करेगी। क्यों, क्योंकि उसे वस्तुओं को देखने के लिए अधिक प्रकाश की क्या है, जरूरत। तो आप देख रहे हो कि पुतली धीरे धीरे अपने आकार को बड़ा कर रही है। जब पुतली धीरे धीरे अपने आकार को बड़ा करेगी तो यही कारण है कि जब आप किसी अच्छे प्रकाश वाले स्थान से कम प्रकाश वाले स्थान प्रवेश करते हो तो आपको कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता। उसका रीजन क्या है कि पहले पुतली का आकार कैसा था, छोटा, अब पुतली का आकार कैसा हो गया है, बड़ा। भाई पर्याप्त लाइट में तो पुतली का आकार कैसा है, कम, छोटा है, क्योंकि प्रकाश का चाहिए, कम चाहिए। लेकिन जैसे आप अंधेरे वाले कमरे में या डिम लाइट वाले स्थान पर प्रवेश कर रहे हो तो पुतली अपने आकार को बढ़ाना प्रारंभ करती है। इस समय का जो टाइम लग रहा है इस कम आकार से और आकार को बढ़ाने में या बढ़ाने तक, इतने समय में ही आपको चीजें सामान्यतः धुंधली या कम दिखाई देती है, साफ दिखाई नहीं दे पाती, या फिर आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है, पुतली के आकार में परिवर्तन के कारण। क्योंकि कम प्रकाश में पुतली का आकार छोटा है और ज्यादा प्रकाश में पुतली, जहां पर प्रकाश की मात्रा क्या है, ज्यादा, वहां पर तो पुतली का आकार कैसा है, कम। और जैसे ही हमने अंधेरे कमरे में प्रवेश किया पुतली अपने आकार को बढ़ा रही है, और आकार के बढ़ाने के कारण ही हमें सामान्यतः अंधेरा सा हमारे आंखों के आगे छा जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी क्यों छाता है। ये मेन इंपॉर्टेंट कार्य है, वो याद रखिएगा। ये मैंने जो भी आपको समझाया केवल जानकारी के लिए था, एग्जाम में पूछता नहीं है कभी आपसे कि ऐसा क्यों हो जाता है। बस आपसे पूछेगा तो केवल और केवल पुतली का कार्य पूछ सकता है, या फिर आपसे पाई तारिका का कार्य पूछ सकता है, या फिर इनकी परिभाषाएं आपसे पूछी जा सकती है। ये नहीं पूछेगा जो मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ जानकारी के लिए था। अब हम बात करते हैं बच्चों अगले वाले भाग की, और हमारा अगला भाग है अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला हमारा टॉपिक है
अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस। क्या होता है सुनना कि हमारी आंख में एक जेलीनुमा पदार्थ का, ये जो नेत्र लेंस है वो किसका बना होता है, जेलीनुमा किसका बना होता है, पदार्थ का। तो जेलीनुमा पदार्थ का बना होता है कौन सा लेंस आपका, अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस, जिसकी जो संरचना होती है वह कैसी होती है, उत्तल लेंस की जैसी होती है। तो हमारी नेत्र में एक जेलीनुमा पदार्थ का उत्तल लेंस जैसी संरचना का क्या पाया जाता है, एक नेत्र लेंस पाया जाता है, जिसे क्रिस्टलीय लेंस भी कहा जाता है। अब करता क्या है बच्चों ये कि कॉर्निया ने जो प्रकाश का क्या किया, अपवर्तन किया, उस कॉर्निया से आने वाला जो प्रकाश है, उस कॉर्निया से आने वाले प्रकाश को क्या करता है, ये फोकसित करता है किस पर, आपके इस रेटिना पर। तो याद रखिएगा कि कॉर्निया से आने वाले प्रकाश को रेटिना पर फोकसित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, इस उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। संरचना है उत्तल लेंस की जैसी किसकी, हमारे अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस की। तो हमारी आंखों में जो लेंस पाया जाता है जिसे हम नेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं, यह कॉर्निया से आने वाले प्रकाश को रेटिना पर क्या करता है, फोकसित करता है। अब बच्चों यह आप देख रहे हो कि आपका जो नेत्र लेंस है उसे जकड़ा हुआ है किसके द्वारा, पश्चिमावी पेशियों के द्वारा। तो आपका जो अभिनेत्र लेंस होता है, पश्चिमावी पेशियां इस अभिनेत्र लेंस को क्या करती हैं, जकड़े रखती है। क्यों जकड़े रख रही है वो समझ लीजिए। सुनना, सामान्यतः आपने ये पाया होगा कि जैसे मैं आपसे कहूंगा बेटा बहुत दूर देखो, तो आपको बहुत दूरी पर भी रखी वस्तु दिखाई देती है। और मान लीजिएगा मेरी बिल्कुल आंख के वस्तु क्या रखी हुई है, पास रखी हुई है, तो मुझे ये वस्तु भी दिखाई दे रही है और मुझे बहुत दूरी पर रखी वस्तु भी क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो नेत्र लेंस है वह वस्तु की स्थिति के अनुसार अपनी फोकस दूरी को क्या कर रहा है, समायोजित कर रहा है। समायोजित मतलब समंजित कर रहा है उसे। वस्तु दूर है तो दूर की वस्तु भी मुझे दिखाई दे रही है, कोई वस्तु पास रखी हुई है तो मुझे वस्तु पास की भी दिखाई दे रही है। यानी कि जैसे जैसे जहां जहां वस्तु रखी हुई है उसकी स्थिति के अनुसार अभिनेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को बदल रहा है। अब फोकस दूरी को वस्तु के अनुसार बदलना ही हम क्या बोलते हैं, समायोजित करना बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, समायोजित करना। अब इस समायोजन का कार्य जो है वह किसकी सहायता से होता है, इन पश्चिमावी पेशियों की सहायता से। यदि पश्चिमावी पेशियां अच्छे से कार्य कर रही हैं तो क्रिस्टलीय लेंस भी अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर पाएगा, और यदि नहीं कर रही है पश्चिमावी पेशियां अच्छे ढंग से कार्य, तो यह अपनी फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाएगा। कौन, आपका अभिनेत्र लेंस। तो बात समझ में आ गई कि फोकस दूरी को जो मेन समायोजित करने का कार्य कर रहा है वो कर तो कौन रहा है, अभिनेत्र लेंस। किसकी सहायता से, पश्चिमावी पेशियों की सहायता से। तो दोबारा सुनना कि हमारी आंख में एक जेली नुमा पदार्थ का और उत्तल लेंस जैसी संरचना का बना हुआ क्या पाया जाता है, एक लेंस पाया जाता है, जिसे हम पारदर्शी भाग होता है जिसे हम क्या कर रहे हैं, लेंस या क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं। कैसा भाग है, पारदर्शी। और यह कॉर्निया से आने वाली जो प्रकाश है आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकाश को क्या करता है, ये आपका जो रेटिना है इस रेटिना पर क्या करेगा, इस आने वाले प्रकाश को फोकसित करने का कार्य करता है। कौन, आपका यह नेत्र लेंस। यह वस्तु की अवस्था के अनुसार अपनी फोकस दूरी को क्या करता है, समायोजित करता है, और अभिनेत्र लेंस को पश्चिमावी पेशियां जकड़े हुए रखती हैं। आगे बच्चों बात समझ में, याद रखिएगा। मेनली मैंने पहले भी कह दिया कि नेत्र भाग जो आप पढ़ रहे हो, नेत्र, इस नेत्र के दो ही भाग आपके लिए बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो पारितारिका और दूसरा कौन सा, पुतली। यहां से हर बार क्वेश्चन बना है, याद रखिएगा। अब अभिनेत्र लेंस जो होता है वह रेटिना पर वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा तथा वस्तु से छोटा। तो याद रखना, अभिनेत्र लेंस से बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है किस पर, रेटिना पर, वह होता है वास्तविक, कैसा, उल्टा, और वस्तु से कैसा, छोटा। तो ये बात आपको याद रखनी, पूछा जा सकता है आपसे
कि हमारे रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक होता है उल्टा और वस्तु से कैसा होता है, छोटा। अब हम बात करते हैं अगले वाले भाग की, और हमारा अगला वाला भाग है काचाभ द्रव। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले भाग पर। चलिए अब हम बात करते हैं काचाभ द्रव की। देखो ये क्या है, आपका अभिनेत्र लेंस, और ये क्या है बच्चों, आपकी रेटिना। इन दोनों के मध्य में एक द्रवनुमा जो पदार्थ पाया जा रहा है उसे क्या कहा जाता है, काचाभ द्रव कहा जाता है। तो क्या परिभाषा है काचाभ द्रव की, कि अभिनेत्र लेंस और रेटिना के मध्य में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहा जाता है, काचाभ द्रव कहा जाता है। अब आपका जो नेत्र गोलक है, उस नेत्र गोलक में लगभग सबसे अधिक मात्रा में कौन भरा हुआ होता है, काचाभ द्रव भरा हुआ होता है। इसलिए याद रखिएगा, आप ये देख रहे हैं कि जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं वह काचाभ द्रव से होकर के ही कहां जाती हैं, रेटिना पर फोकसित होती है। तो सामान्यतः प्रकाश की किरणें काचाभ द्रव से होकर के ही कहां जाती हैं, रेटिना या दृष्टि पटल पर फोकसित होती है। दोबारा सुनना, क्या है काचाभ द्रव, कि आपका जो नेत्र लेंस है वह रेटिना के मध्य पाया जाने वाला द्रव क्या कहलाता है बच्चों, काचाभ द्रव कहलाता है। तो आपका हो गया अभिनेत्र लेंस और रेटिना के मध्य में पाए जाने वाला जो पारदर्शी द्रव है उसे कहते हैं, मन क्या कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। और इस यह काचाभ द्रव चूंकि नेत्र गोलक में अधिकांश मात्रा में भरा होता है, यही कारण है कि प्रकाश की किरणें जो होती हैं, अपवर्तित प्रकाश किरणें, वह काचाभ द्रव से होकर के ही रेटिना पर क्या होती हैं, फोकसित होती हैं। तो ये तो रहा आपका कौन सा द्रव, काचाभ द्रव। अब हम बात करते हैं लास्ट और इंपॉर्टेंट वाले भाग की, इसका नाम क्या है, रेटिना या दृष्टि पटल। और यह भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हमारे आंख के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो किस भाग पर बनता है बच्चों, रेटिना पर। वहां पर ऑप्शन में रेटिना ना देके हिंदी में क्या दे दिया गया था, दृष्टि पटल। तो याद रखना, रेटिना को ही क्या कहा जाता है, दृष्टि पटल भी कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं रेटिना के बारे में। अब सुनना, हमारा लास्ट भाग क्या है बच्चों, रेटिना, और जिसे क्या कह रहे हैं, दृष्टि पटल। हमारी आंख में एक कोमल झिल्ली पाई जा रही है, क्या होती है, कोमल झिल्ली नुमा क्या है, संरचना, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहा जाता है। तो हमारी आंख में पाई जाने वाली एक कोमल झिल्ली नुमा क्या है, ये संरचना क्या कहलाती है, आपका रेटिना कहलाती है। अब ये रेटिना करता क्या है बच्चों, कि इस रेटिना पर प्रकाश किरणें आकर के मिलती हैं और वस्तु का क्या बनाती हैं, प्रतिबिंब बनाती है। तो हमारी आंख का वह भाग है जिस पर किसी भी वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, तो रेटिना किसी हमारी आंख में वह भाग है जिस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब होता क्या है कि इस रेटिना में सामान्यतः क्या पाई जाती हैं, इसमें पाई जाती है प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है बच्चों, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। मेरे साथ बोला करें मनी मन में जो मैं कहता हूं। तो रेटिना में पाई जा रही प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। अब जैसे ही वस्तु से प्रकाश आया, प्रकाश आते ही ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, सक्रिय। कौन, जो रेटिना में आपकी है प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जा रही हैं, वह प्रकाश के आते ही क्या हो जाएंगी, सक्रिय हो जाएंगी। और जैसे ये सक्रिय होंगी, क्या करेंगी कि यह जो प्रतिबिंब की सूचना आई है, उस सूचना को विद्युत संकेतों में बदलती हैं। कौन संकेतों में बदल लेती हैं, विद्युत संकेतों में। दोबारा सुन लीजिएगा, मैंने ये आपसे कहा कि रेटिना क्या है, कोमल झिल्लीनुमा क्या है, संरचना, जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब इस रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। अब इसमें क्या पाई जाती है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। जब वस्तु से प्रकाश आता है तो प्रकाश आते ही हमारी यह प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती है। नाम से पता चल रहा है प्रकाश सुग्राही। तो प्रकाश के आते क्या हो गई, सक्रिय। और सक्रिय होते ही कि जो सूचनाएं आ रही है प्रतिबिंब की,
उन्हें किसे बदल देती हैं? विद्युत संकेतों में। यह विद्युत संकेत आगे इससे कौन जुड़ा हुआ? रेटिना से दृक तंत्रिका। इस दृक तंत्रिका के माध्यम से कहां पहुंचा दिए जाते हैं? मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। यहाँ क्या पाया जाएगा? आपका मस्तिष्क, यानी यह दृक तंत्रिका किससे जुड़ी होगी? मस्तिष्क से। तो यह सूचना कहां पहुंचा दी गई है? मस्तिष्क तक। ये संरचना नहीं है मस्तिष्क की, मैंने वैसे लिखा है। तो विद्युत संकेतों को दृक तंत्रिका या प्रकाश नाड़ी के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। मस्तिष्क इन सूचनाओं को पढ़ता है और पढ़ करके हमें प्रतिबिंब को दिखाता है। तो याद रखिएगा, सारा मेन काम हुआ तो यहां पर, लेकिन उसके बाद विश्लेषण किसने किया? मस्तिष्क ने। तो सूचनाएं विद्युत संकेतों के रूप में गति करती हैं और यह सूचनाएं कहां गई हैं? दृक तंत्रिका के द्वारा कहां पहुंचा दी गई हैं? मस्तिष्क तक पहुंचा दी गई हैं, जिसके या जिन सूचनाओं को मस्तिष्क पढ़ता है और पढ़ करके हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो यह रही आपकी मानव नेत्र की संरचना और उसके विभिन्न भाग और उनके कार्य। अगले क्लास में हम बात करेंगे समंजन क्षमता और नेत्र दोषों के बारे में। मैंने पहले भी कहा है बच्चों, बहुत छोटा सा पार्ट है। जब हमारा एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा तो हम बात करेंगे क्वेश्चनों पर कि कौन कौन से आते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लेकिन मैं जो बता रहा हूं साथ के साथ उन क्वेश्चनों पर भी विशेष ध्यान दें। आज की इस क्लास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं बताया था, पाय तारिका से पूछा जाता है, पुतली से पूछा जाता है और कहां से पूछा जाता है? रेटिना से। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है। आपकी रेटिना कार्य क्या करती है, पुतली कार्य क्या करती है और पाय तारिका क्या कार्य करती है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।